कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वहाँ पे आपको एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का चैप्टर आने ही वाला है। आई सपोज कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का थियोरेटिकल पार्ट आपको 2 वीडियोस में कंप्लीट कर सकती हूँ। इतना तो बड़ा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की थियोरेटिकल पार्ट, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाने के लिए यूट्यूब का वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाने के लिए मैं इसको 2 यूट्यूब वीडियो में कंप्लीट कर लूँगी। आज हम लोग सीखते हैं मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की मीनिंग सीखने के लिए पहले हमें जानना है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। कॉन्ट्रैक्ट एक लार्ज जॉब या वर्क ऑर्डर होता है जिसे ख़त्म करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा सालों की ज़रूरत होती है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग कॉस्ट को डिटरमाइन करेंगे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स की जो एक्सटेंड होते हैं जॉब कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स पे, यानी जॉब कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं, जैसे सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए। आइए देखते हैं फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है। फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम लोग पहले समझने वाले हैं कि कौन ऐसे 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। पहला होता है कॉन्ट्रैक्टर, जो अपने हाथ में काम लेता है, जो एग्जीक्यूट करता है वर्क को। कॉन्ट्रैक्टी, जो कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाता है पैसे दे के, फॉर हुम द वर्क इज गॉट टू बी एग्जीक्यूटेड। साइट का वर्क हम लोग देखेंगे जहाँ पे भी ये काम हो रहा है, जैसे अगर एक बिल्डिंग बन रही है तो जहाँ पे भी ये बिल्डिंग बन रही है उसे कहेंगे साइट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होंगे जो डायरेक्टली रिलेटेड होंगे साइट से यानी कॉन्ट्रैक्ट से। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होंगे जो अपॉर्शन्ड होंगे रीजनेबल बेसिस पे, जिसे कहेंगे कॉमन एक्सपेंसेस। इसका एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन। अगर एक कॉन्ट्रैक्टर 5 बिल्डिंग बना रहा है और 5 बिल्डिंग पे एक तरीके की मशीनरी यूज़ कर रहा है, हर दिन 2 घंटे एक बिल्डिंग पे यूज़ कर रहा है, फिर वो 4 कॉन्ट्रैक्ट पे अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे वही मशीनरी यूज़ कर रहा है, तो जो मशीनरी का डेप्रिसिएशन होगा उसे कहा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि उसको हम लोग डिवाइड करेंगे रीजनेबल बेसिस पे 5 कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब सेपरेट अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? हर एक जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है उसे कितने भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट मिले तो वो हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेपरेट अकाउंट्स बनाएगा, ताकि उसे पता चल सके हर एक कॉन्ट्रैक्ट में उसे कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हो रहा है। कॉस्ट सेंटर एक कॉस्ट यूनिट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट जो भी होता है वो कॉस्ट सेंटर होता है, कॉस्ट इटसेल्फ होता है। और कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है कि बिल्डर को, कॉन्ट्रैक्टर को 5 तरीके की बिल्डिंग बनानी है, तो जो भी एक बिल्डिंग वो बना रहा है वो उसके लिए कॉस्ट यूनिट है, क्योंकि हर एक बिल्डिंग का नफ़ा नुकसान जानने के लिए उसे अपने अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, तो उसे पता चलना चाहिए कि उसका कितना खर्चा हुआ है एक बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो उसे कहते हैं कॉस्ट यूनिट। प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड कैसे करेंगे? प्रॉफिट्स आर जनरली रिकॉर्डेड एनुअली, क्योंकि जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं कंप्लीशन परसेंटेज पे, ताकि कोई भी फ्लक्चुएशंस को अवॉइड किया जाए। आइए देखते हैं जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में फ़र्क क्या है। जॉब कॉस्टिंग अप्लाइड होती है स्पेसिफिक असाइनमेंट्स पे, जैसे प्रिंटिंग या तो इंटीरियर डेकोरेशन, क्योंकि इंटीरियर डेकोरेशन ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय तक चल सकता है? 1 साल तक, 6 महीने तक। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम लोग जो सीखने वाले हैं वहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं जो 2 साल से ज़्यादा के लिए चलते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस होती है, फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं, तो शिप बिल्डिंग के काम होते हैं, शिप बिल्डिंग होती है, कंस्ट्रक्शन होती है, बिल्डिंगें बनती है। जैसे बहुत सारी बिल्डिंग्स होती है आजकल, तो वो 30 फ्लोर्स की होती है, 50 फ्लोर्स की होती है, तो उसको बनने में ही 5 साल 10 साल लग जाते हैं। वैसे जॉब कॉस्टिंग में सिंगल जॉब, जो भी जॉब होगा एग्जीक्यूट होगा कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो भी लार्ज जॉब स्प्रेड होगा वो मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स के लिए स्प्रेड होगा, भले उसमें भी जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बनाया जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ही जो कहे उसके हिसाब से बनाया जाता है। कभी कभी उसके हिसाब से बनेगा और कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर अपना भी इनपुट डालेगा। अब हम सीखने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बेस होता है एक्चुअल कॉस्ट जो भी लगी है कॉन्ट्रैक्ट पे, और एक फिक्स परसेंटेज प्रॉफिट जो कॉन्ट्रैक्टर चाहता है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कब यूज होगा?
जब भी ऐसी कॉस्ट होगी जो भी एक्यूरेटली हम लोग एस्टिमेट ना कर पाए, भाई इस कॉन्ट्रैक्ट पे कितने लगने वाला है, कितना पैसा लगने वाला है, क्योंकि अनस्टेबल कंडीशंस है, जैसे मटेरियल प्राइसेस बढ़ रही है, लेबर नहीं मिल रहा है, 5 दिन तक अब कोई कंस्ट्रक्शन पे आया ही नहीं लेबर, इमरजेंसी आ गई, लॉकडाउन आ गया, तो वार हो गया, तो लेबर नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से अनस्टेबल कंडीशंस आ जाए तो वहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यूज़ होगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की एडवांटेजेस क्या है? ये अश्योर्ड प्रॉफिट देगा कॉन्ट्रैक्टर को, यूजफुल होगा जब वर्क इज अनडिफाइंड एट एस्टिमेट स्टेज। कॉन्ट्रैक्टी एग्जामिन कर पाए कॉन्ट्रैक्टर्स की कॉस्ट को एक्यूरेसी लाने के लिए, एक्यूरेट होने के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की? कोई भी इंसेंटिव कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मिलेगा वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। कॉन्ट्रैक्टी मे नॉट नो फाइनल कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस की फाइनल कॉस्ट तब तक नहीं पता चले जब तक कि प्रोजेक्ट की कंप्लीशन ना आए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चेंज होती रहेगी। अब आते हैं फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट पे। हम लोग ने पहला सीखा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, अब हम सीखने वाले हैं फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। इसकी मीनिंग क्या है? एक ऐसा तरीके का कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे प्राइस फिक्स हो, यानी अगर कॉन्ट्रैक्टर को पता चल जाए, कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि चलो भाई मुझे 2 करोड़ में ये बिल्डिंग बना के देना, तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस फिक्स है क्योंकि ये प्री एडवांस में फिक्स है। ये फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे यूज़ होगा? जहाँ पे भी कॉस्ट कैन बी रीजनेबली एस्टिमेटेड। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर को पता है कि चलो भाई 2 करोड़ में फिक्स किया है, 1.5 करोड़ मेरे कॉस्ट लगेगा और 50,000 मैं अर्न करूँगा, 50 लाख मैं अर्न करूँगा, तो ये एस्टिमेटेड है विथ सर्टेनिटी से, ये पक्का इतना ही कॉस्ट लगने वाला है। तो ये होते हैं फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। इसकी एडवांटेजेस क्या होगी? कॉन्ट्रैक्टी को पता है कि 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं लगने वाला है, फाइनल प्राइस 2 करोड़ ही है। ये सुटेबल होंगे जहाँ पे वर्क कॉस्ट की एस्टिमेट लगा सके, प्रेडिक्टेबल है। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होगी? कॉन्ट्रैक्टर में रिड्यूस क्वालिटी टू इंक्रीज प्रॉफिट। कॉन्ट्रैक्टर क्या कहेगा, चलो मैं 50 लाख कमाने वाला हूँ ना, तो इसको ना मैं 70 लाख कमा लेता हूँ, 20 लाख का जो भी होगा ना मटेरियल लेबर में मैं गड़बड़ी करूँगा और कॉन्ट्रैक्टी को पता नहीं चलेगा, तो कॉन्ट्रैक्टर ये डिसएडवांटेज लेगा फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट की। पोटेंशियल लॉसेस, यानी जो होने वाले लॉसेस हैं फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स इफ कॉस्ट इंक्रीज अनएक्सपेक्टेडली। अब ये मैंने आपको कहा कि फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे भी तो हो सकता है कि लेबर ना मिले, मटेरियल ना मिले, इमरजेंसी आ रही है, कभी मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सप्लाई नहीं हो रहा है, डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टर को लॉसेस होंगे, तो ये अनएक्सपेक्टेड होगा अगर कॉस्ट बढ़ जाए। अब आ जाते हैं एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज एक तरीका का बेनिफिट है कॉन्ट्रैक्टर को बचाने के लिए। इसका पर्पस क्या है? ये यूज़ होता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स में टू अकाउंट फॉर प्राइस इंक्रीजेज इन मटीरियल्स, लेबर एक्सेट्रा। अब मैंने आपको अब कहा कि फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे प्राइसेस अचानक से बढ़ रही है तो कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान होगा, तो एस्केलेशन क्लॉज डाला जाता है एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में। इसकी नीड कब आएगी? टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्टर्स फ्रॉम यूजिंग लोअर क्वालिटी मटीरियल्स टू मेंटेन प्रॉफिट मार्जिन्स। क्लॉज का मतलब क्या है? इफ प्राइसेस राइज, अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं मटीरियल्स लेबर के बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगी वो एडजस्ट कर दी जाएगी अगर वो क्लॉज अप्लाइड होगा एग्रीमेंट में। अब हम आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे एस्केलेशन क्लॉज की। जो भी अमाउंट पेबल होगा अंडर द एस्केलेशन क्लॉज शुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन इट्स एग्रीमेंट टर्म्स कंडीशंस इन द कॉन्ट्रैक्टर्स बुक्स। जो भी कॉन्ट्रैक्टर अपने रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, जो भी अमाउंट ड्यू होगा कॉन्ट्रैक्टी से उसे अमाउंट जो भी लेना है शुड बी रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल वो अपना अमाउंट है ना वो रिकॉर्ड कर लेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एक जर्नल एंट्री पास करेगा जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर इस अकाउंट को डेबिट करेगा क्योंकि ये ड्यू की एंट्री है टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। Alternatively, the amount due under the escalation clause can be added to the value of work in progress at the end of the year. जो भी escalation का amount होगा वो work in progress में add कर सकता है। Income and expenditure items on a contract. Work certified and work uncertified. Income on a contract. अब कॉन्ट्रैक्ट पे कैसे इनकम हो सकती है? तो जितना भी वर्क सर्टिफाइड हुआ है कॉन्ट्रैक्टर
वर्क सर्टिफाइड करवाएगा, यानी जितना भी उसका काम कंप्लीट हुआ है वो एक आर्किटेक्ट या तो सर्वेयर को बुलाएगा और कहेगा कि भाई जांच करो, आप डिटरमाइन करो कि मैंने कितना वर्क कंप्लीट किया है। तो आर्किटेक्ट उसका काम देख के बोलेगा कि मुझे मेरे हिसाब से लग रहा है कि 100% में से 50% आपका काम कंप्लीट हो चुका है। तो वो वर्क एक सर्टिफिकेट बना के देगा और कहेगा कि वर्क सर्टिफाइड आपका 50% है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि मेरे हिसाब से तो 80% काम हो चुका है, तो 80 - 50% वर्क सर्टिफाइड, तो जो 30% गैप है उसे कहेंगे वर्क अनसर्टिफाइड। तो इनकम कॉन्ट्रैक्ट पे क्या होगी, 50% प्लस 30%, दैट इज 80% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वैल्यू वर्क सर्टिफाइड मैंने अभी आपको समझाया, ये मीनिंग वही है। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड क्या होगा, इट रिफर्स टू वर्क डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर बट नॉट येट सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट और सर्वेयर। मैंने अभी आपको कहा कि अगर कॉन्ट्रैक्टर को लग रहा है कि उसका काम 80% कंप्लीट हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, सपोज एग्जाम्पल है, लेकिन आर्किटेक्ट को लग रहा है कि ये तो 50% कंप्लीट है, 30% पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जो 30% कंप्लीट नहीं हुआ है उसे कहेंगे हम लोग वर्क अनसर्टिफाइड, और उसकी जो भी कॉस्ट होगी वो कॉस्ट होगी वर्क अनसर्टिफाइड की। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड क्या होगा, टोटल कॉस्ट जितनी भी होगी आज तक लगी है, माइनस करेंगे वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट, माइनस करेंगे मटेरियल जो हमारे पास पड़े हैं, मटेरियल्स इन हैंड, और माइनस करेंगे प्लांट जो भी होगा एट साइड पे, उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू लेंगे। वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड का आप डिस्टिंक्शन देख सकते हैं, ये मैंने आपको अभी समझा दिया है। तो नॉट वेस्टिंग मच मोर टाइम, आई शुड गो टू प्रोग्रेस पेमेंट्स एंड रिटेंशन मनी। अब आ जाते हैं प्रोग्रेस पेमेंट्स और रिटेंशन मनी पे। प्रोग्रेस पेमेंट्स का मतलब क्या है, जो भी पेमेंट्स मेड बाय द कॉन्ट्रैक्टी ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस, जितनी भी कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देते आ रहा है आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट के बेसिस पे, उसे कहेंगे प्रोग्रेस पेमेंट। सपोज एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट 5 सालों के लिए चल रहा है और इन 5 सालों में हर साल कॉन्ट्रैक्टर 20% बिल्डिंग को बनाते जा रहा है और 20% जो भी अमाउंट होगा जैसे ही बन के आ रहा है आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट दे रहा है, वर्क सर्टिफाइड मिल जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टी 20% कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है, तो इसे कहते हैं प्रोग्रेस पेमेंट। जो भी एंटायर वर्क सर्टिफाइड होगा अमाउंट इज नॉट पेड इमीडिएटली, ये तो पता है क्योंकि एक पोर्शन रिटेन्ड रहता है, अपने पास रिटेन रहता है, तो उसे कहते हैं रिटेंशन मनी। रिटेंशन मनी क्यों होती है, ये विथहेल्ड करता है कॉन्ट्रैक्टर, अपने पास रखता है और कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देता है, क्योंकि वो इंश्योर करना चाहता है, यानी अपने मन में ये ठान लेता है कि कॉन्ट्रैक्ट जब भी कंप्लीट होगा, सेफ गार्ड करने के लिए कि कॉन्ट्रैक्टर अगर किसी तरीके से गलतियां करके गया है कॉन्ट्रैक्ट में, तो इतना पैसा वो अपने पास रखे, कॉन्ट्रैक्टर को ना दे, ताकि वो कॉन्ट्रैक्टर को गला पकड़ सके, भाई तूने ये काम नहीं किया है, ये डिफेक्टिव वर्क करके दिया है, तो अब वो रिटर्न कंप्लीट कर। रिटेंशन मनी कैलकुलेट कैसे होती है, तो वर्क जो भी सर्टिफाइड होगा माइनस करेंगे जितना भी कॉन्ट्रैक्टी ने पैसा दे दिया है, जिसे कहेंगे प्रोग्रेस पेमेंट्स मेड, तो जो भी पैसा बचेगा उसे कहेंगे रिटेंशन मनी। रिटेंशन मनी इज रिटेन्ड टू एंश्योर फॉलो अप विद द कॉन्ट्रैक्ट टर्म, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स होंगे, एग्रीमेंट होंगे, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ने जो फॉलो किया है, और कवर करने के लिए कॉस्ट जो पोटेंशियल डिफेक्ट से आ जाए। सपोज अगर कॉन्ट्रैक्टर को अगर सारा का सारा पैसा कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या कहेगा, चलो जल्दी वाइंड अप करो, और जितना भी बाकी काम है ना वो कॉन्ट्रैक्टर खुद करवाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में झगड़ा हो जाए, तो कॉन्ट्रैक्टी बोले कि चलो जितना पैसा वो ले लो, कॉन्ट्रैक्टर अपना माल लेके चला जाए और पूरा का पूरा प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्टी पे आ जाए, तो कॉन्ट्रैक्टी इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ अमाउंट अपने पास रिटेन रखता है, पूरा का पूरा पैसा वर्क सर्टिफाइड का कभी भी नहीं देता है कॉन्ट्रैक्टर को। नोट, वर्क सर्टिफाइड क्या होगा, जितनी भी पेमेंट्स कॉन्ट्रैक्टर को मिली है कॉन्ट्रैक्टी से प्लस रिटेंशन मनी, वो होगा वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, आज हम लोग ने यहाँ तक किया है।
ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ अपने YouTube चैनल पे, एक बार आप भी देख लीजिएगा। मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का थियोरेटिकल पार्ट आधा समझा दिया है और बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। इसे मैंने हिंदी में ही एक्सप्लेन किया है ताकि हर एक वो बच्चा देख सके जो इंग्लिश अच्छे से पढ़ नहीं पाता। इंग्लिश एज वेल एज हिंदी स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अब मेरा सेकंड वीडियो होगा बाकी रिमेनिंग थियोरेटिकल पार्ट के लिए, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड,